Honorable Prime Minister will reply to the debate. आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की विशद चर्चा इस सदन ने की है। करीब 38 माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे हैं। मेडल स्पीच के साथ श्रीमान अमित भाई शाह ने प्रस्ताव रखा, विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने समर्थन किया, राम गुलाम नबी आज़ाद जी, डीपी त्रिपाठी जी, प्रमोद तिवारी जी, सरदार बलवंत सिंह जी, नरेश अग्रवाल जी, नवनीता कृष्णन जी, दिलीप कुमार टेकी जी, संजय राउत जी, आनंद शर्मा जी, डेरेक अबोरे जी, डी राजा, संजय सिंह, चंदू शेखर रॉय जी, टी.के. रंगराजन जी, टी.जी. वेंकट जी, अनेक सभी आदरणीय सदस्यों ने विचार रखे हैं। रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों की आमदनी की बात हो, विदेश नीति हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, आयुष्मान भारत हो, ऐसे अनेक विषयों पर सबने अपने विचार रखे हैं। गुलाम नबी जी को तो मैं यहाँ बैठ कर के सुना था, बाकियों को मैंने कमरे में सुना और इसलिए उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखने का अवसर मिला था। और जब वो वंशवाद पर चर्चा कर रहे थे और एक परिवार को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कह रहे थे, जो कह रहे थे वो तो ठीक थे, लेकिन उस समय उनकी मासूमियत बड़ी अच्छी लग रही थी। और ज़्यादातर मैंने देखा, अभी आनंद शर्मा जी को भी सुन रहा था, तो गुलाम नबी जी से लेकर के आनंद शर्मा जी तक ज़्यादातर तो अपनी पुरानी सरकार की बात ही बताने का मौका ले रहे थे। बाहर तो कोई सुनता नहीं है, तो यहाँ तो कहना ही पड़ेगा। खैर, कांग्रेस पार्टी या किस राजनीतिक दल ने क्या करना चाहिए वो नहीं मुझे कुछ कहने का हक बनता है, नहीं मुझे। लेकिन आपने आयुष्मान भारत योजना की चर्चा की और आपने उदाहरण दिया अमेरिका का और ब्रिटेन का। अब ये अमेरिका का मॉडल और ब्रिटेन का मॉडल और भारत की सामाजिक स्थिति दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। कोई चीज़ें वहाँ सफल हो, हमारे यहाँ सफल नहीं हो सकती है, कोई चीज़ें वहाँ विफल हो, हमारे लिए बेकार हो सकती है। ऐसा तर्क ठीक नहीं है। हमें अपनी दृष्टि से ही सोचना चाहिए, अपने देश के। लेकिन ये इसलिए होता है कि ज़्यादातर अब करीब 50-55 साल सत्ता में रहना और तो ज़मीन से कट जाना बड़ा स्वाभाविक है और उसके कारण इस प्रकार के विचार में मर्यादाएं आना भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं नहीं मानता इसमें से कोई इस बात से असहमत होगा कि हमारे देश में आरोग्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इट डज नॉट मीन कि गुलाम नबी हेल्थ मिनिस्टर से तब कुछ नहीं किया, कुछ तो किया ही होगा। लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसका इनकार तो नहीं कर सकते।
और इसलिए हम चर्चा की इस बात को भी समझे कि देश की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ बात को कैसे कर सकते हैं। अब ये ठीक है कि हम आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए हैं, हो सकता है उसमें कमियां हो, लेकिन आखिरकार ये योजना देश के लिए है, किसी दल के लिए तो है नहीं। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्र भी एक टास्क फोर्स बनाएं और भी दल के लोग अपना अपना टास्क फोर्स बनाएं, आयुष्मान भारत योजना का स्टडी करें और उसमें कुछ कमियां हैं तो जरूर मैं खुद समझ दूंगा, मैं खुद समझ दूंगा। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि देश में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का परिवार अगर बीमारी उसके घर में आती है, जो कुछ भी उसने किया कराया है सब जीरो पे आके अटक जाता है, नेगेटिव चला जाता है। कभी सूदखोरों से उसको ब्याज से पैसे लेकर के उपचार करना पड़ता है, कभी वो सोचता है कि बेटों को कर्ज में डुबाना नहीं है, बीमारी झेल लो, जिंदगी चूंकि कम हो जाए तो हो जाए। ये साइकी बनी है। और किसने किया किसने नहीं किया, 70 साल क्यों नहीं हुआ, ये सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मेरी चर्चा का विषय वो नहीं है। क्या हमने ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सरकार जो सोचती है, मैं आप जैसे हमारी सोच नहीं है कि भगवान ने सब कुछ हमें ही दिया है। हम मानते हैं कि यहाँ सदन में हमसे भी कई विद्वान और अनुभवी लोग हैं, उनकी विद्वत्ता, उनका अनुभव, यहाँ के बाहर भी देश में बहुत विद्वत और अनुभवी लोग हैं। हम बैठ करके, मिल बैठ करके ये आयुष्मान भारत योजना को देश के 40-50 करोड़ लोगों को अच्छी स्वास्थ्य के लिए एक विश्वास पैदा कर सकते हैं क्या? और अगर एक बार, और ये इंश्योरेंस स्कीम है, और इसलिए मैं समझता हूं कि हम जानते हैं इंश्योरेंस में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, और इसलिए बजट के प्रोविजन वगैरह की चर्चा करके अटकने की आवश्यकता नहीं है, उस पहलू से हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन देश का गरीब को इसका लाभ मिले, और मैं नहीं मानता हूं यहां किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, योजना लागू करने के बाद कुछ कमियां आई हो और ध्यान नहीं गया है और आलोचना के कहना वो ठीक है। अभी सुझाव के पीरियड पे है, एक योजना का प्राथमिक विचार प्रस्तुत हुआ है, हम मिलकर के उसको और अच्छा कैसे बनाएं, और इसलिए मैं तो चाहूंगा कि अच्छे सुझाव आने चाहिए। और जो लोग आज के मेरे भाषण को अगर सुनते होंगे टीवी पे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इसमें कोई अच्छी परफेक्ट कुछ अच्छी चीजें आप दे सकते हो, दीजिए। देश के गरीब के लिए करना है जी, इसमें कोई दल नहीं होता है जी। और मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये बात सही है कि अगर मैं यहां बैठ करके अंग्रेजी में 9 लिखता हूं, मैं नहीं मानता हूं यहां का कोई व्यक्ति इनकार करेगा हाँ ये 9 है, लेकिन वहां बैठने वाले को 6 दिखेगा। मैं अंग्रेजी में यहां 9 लिखूं तो मैं गलत नहीं हूं, लेकिन अब आपको 6 दिखता है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि आप वहां बैठे। और इसलिए मैं समझता हूं कि अब कोई मुझे बताए कि हिंदुस्तान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अगर रैंकिंग खुद सुधार होता है, हमें दुख क्यों होना चाहिए? क्या ये देश के हर नागरिक को गर्व नहीं होना? चल भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, दुनिया में हमारी एक छवि बनी, देश के लिए एक अच्छी बात बनी है। अब हमने किया आपने किया वो मुद्दा हम जब चुनाव में जाएंगे तब खेल लेंगे, लेकिन जब देश की बात होती है तो अच्छा है। अच्छा, कोई हम यहां तक चले जाते हैं जी कि कोई रेटिंग एजेंसी को दे तो अब हम पर हमला बोलना कभी संभव नहीं होता है, तो उस रेटिंग एजेंसी पर ही हमला बोल देते हैं। शायद दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा। और इसलिए, और कभी कभी तो मैं अनुभव कर रहा हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी चाहिए, जम करके करनी चाहिए, आपका हक है। मोदी की भी आलोचना करनी चाहिए, जम करके करनी चाहिए,
बाल नोच लेने चाहिए। डेमोक्रेसी में आपका पूरा हक है, लेकिन भाजपा की बुराइयां करते करते आप भूल जाते हैं, भारत की बुराई करना लग जाते हैं, खिसक जाते हैं आप मोदी पर हमला बोलते बोलते हिंदुस्तान पर हमला बोल देते जाकर के। जहां तक भाजपा और मोदी पर करते हैं, राजनीति में आपका हक है और आपको करना भी चाहिए, लेकिन इसके कारण मर्यादा लांघ देते हैं और उससे देश का बहुत नुकसान होता है। तो और ये ठीक है कि आप कभी नहीं स्वीकार पाएंगे कि यहां हमारे जैसे लोग बैठे हो, कैसे स्वीकारेंगे? कभी नहीं। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके देश को नुकसान हो, देश की दुनिया में अब यहां पर एक विषय आया। अब राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में न्यू इंडिया की कल्पना की है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी नए भारत की चर्चा की थी। महात्मा गांधी भी यंग इंडिया की बात करते थे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी जब पद पर थे तब उन्होंने भी नए भारत की संकल्पना की बात कही थी। तो मुझे पता नहीं क्या परेशानी है, हमें न्यू इंडिया नहीं चाहिए। हमें तो हमारा वो भारत चाहिए, हमें पुराना भारत चाहिए। Please, I would request all the members not to make loose commentary while sitting. If anybody has got anything substantial, they can raise their hand and I will recognize and call them. Please do not disturb when the Prime Minister is addressing the House and also participating in a debate. We must show the maryada. हमें गांधी वाला भारत चाहिए, मुझे भी गांधी वाला भारत चाहिए, क्योंकि गांधी ने कहा था कि आजादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। ये कांग्रेस मुक्त भारत मोदी का विचार नहीं, गांधी का है ये। हम तो उस पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको वो भारत चाहिए, आपको कह रहे कि भी हमें, आप कहते हैं कि हमें तो वो वाला भारत चाहिए। क्या सेना के जीप घोटाले वाला भारत? क्या पनडुब्बी घोटाले वाला भारत? क्या बोफोर्स घोटाले वाला भारत? हेलीकॉप्टर घोटाले वाला भारत? आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए, आपको भारत चाहिए। आपको वो भारत चाहिए इमरजेंसी वाला, आपातकाल वाला, देश को जेल खाना बना देने वाला, जयप्रकाश नारायण मोरारजी भाई देसाई लोगों को जेल में बंद करने वाला, देश के लाखों लोगों को जेल में बंद करने वाला इमरजेंसी वाला भारत चाहिए? ये चाहिए आपको भारत? लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेना, देश के अखबारों पर ताले लगा देना, ये भारत आपको चाहिए? आपको कौन सा भारत चाहिए? वो भारत कि बड़ा पैर गिरने के बाद हजारों निर्दोष सिखों का कत्ल आम हो जाए। आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए, आपको भारत चाहिए, वो भारत, आपको वो भारत चाहिए। Please sit down. Please sit down. आपको वो भारत चाहिए। Please. आपको वो भारत चाहिए जो तंदूर कांड होता हो,
और रसूखदार लोगों के सामने प्रशासन घुटने टेकता हो, वो भारत चाहिए। हजारों लोगों की मौत का गुनहगार विमान में बिठा करके उसे देश के बाहर ले जाया जाए, ये आपको भारत चाहिए। दावोस में आप भी गए थे, दावोस में हम भी गए थे, लेकिन आप किसी की चिट्ठी लेकर के किसी को भेजते हैं, आपको वो भारत चाहिए ये। और इसलिए आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए। यहां पर जनधन योजना का राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया है। अब आपने जनधन योजना की भी आलोचना की और ये कहा कि ये तो कुछ नहीं, ये पहले हुआ था। मैं चाहूंगा कि कम से कम तथ्यों को हम स्वीकार करें। पॉलिटिकली जो बोलना है बोलते रहे, तथ्यों जो हम 31 करोड़ जनधन अकाउंट की बात करते हैं, वे सारे के सारे 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद जो हुई है उन्हीं की तरह, और ये रिकॉर्ड को बदल नहीं सकता है, ये रिकॉर्ड उपलब्ध है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तथ्यों को जरा ठीक कर लें तो अच्छा होगा। आपने ये भी कहा कि हम तो नेम चेंजर है, गेम चेंजर नहीं है। हमारे कार्यकलापों को देखेंगे और सच्चाई से कहना होगा तो आप कहेंगे कि हम तो एम चेजर है, हम लक्ष्य का पीछे करने वाले लोग हैं और लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। और इसलिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, समय सीमा में पार करने के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि देश को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कुछ हम भी योगदान करें। और इसलिए कांग्रेस का ये तरसना बहुत स्वाभाविक है। भाई हमारा जय जयकार करो, हमें बार बार याद करो, हर जगह पे हमको याद करो, आपकी इच्छा रहना बहुत स्वाभाविक है। और आप ये सुनते 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 आपको आदत भी लग गई कि इसके सिवा कोई चीज अंदर फिट ही नहीं होती है। मुझे खुशी होगी, और आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कि 15 अगस्त को लाल किले पर आपके जितने प्रधानमंत्रियों को, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके भाषण में किसी और सरकार का, किसी और राज्य सरकार का के द्वारा देश की भलाई के लिए कोई काम हुआ उसका उल्लेख किया होता। मैं हूं जो लाल किले पर से कहता हूं, देश आज जहां पहुंचा है, अब तक की सभी सरकारों का योगदान है, सभी राज्य सरकारों का योगदान है। और ये इसमें संकोच नहीं होना चाहिए, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। और हम इस बात लिए तड़पते नहीं है कि आप अटल जी का नाम याद करो, हम तड़पते नहीं है जी। आप मजबूरीन कर कह दोगे तो ठीक है, बाकी तो ठीक है, आपको जो ठीक लगे नाम आप दीजिए। और आपने ये भी कह दिया 2014 के पहले जो कुछ भी हुआ सब आपके खाते में। क्रेडिट लेने की बड़ी इच्छा हो रही है, और आपके नियम भी बड़े कमाल के हैं। जब हम छोटे थे, गांव में क्रिकेट खेलने वालों को देखते थे तो छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, और बाद में हम देखते थे एंड में झगड़ा होता था। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता, क्यों, अभी तो खेल रहे थे, लड़ रहे। तो फिर देखा तो उनके एक नियम होता था, जिसके हाथ में बैट होता था वो बैटिंग करता था,
और जैसे ही वो आउट होता था, नहीं बस मैं चलता हूं। आप लोग भी यही है कि आवत चंद्र बैटिंग आप ही को मिलेगी क्या? और फिर अब बैटिंग नहीं मिली तो खेल पूरा हम ये जाते पद्धति हैं। नहीं है। ऐसा नहीं होता है जी, What is happening? ऐसा What is happening to you people? हाँ। You are all honorable members. You are supposed to listen the other side, and afterwards, if you want to say something, अब you will get an आपको opportunity. आधार की बात आती है तो आप कहते That हैं is your कि this thing expectation. काम हमारा और आप क्रेडिट ले रहे हो। अच्छा है अगर आप ये कहते हैं तो, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, और मैं चाहूंगा 7 जुलाई 1998 इसी सदन में, और सभापति जी उस समय इस सदन के सदस्य थे, तो 7 जुलाई 1998 को उन्होंने एक सवाल पूछा था एज ए मेंबर, और तब के गृह मंत्री श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी ने जवाब दिया था इसी सदन में, और उस जवाब में उन्होंने कहा था multi-purpose national identity cards will also be used for issuing passports, driving licenses, ration cards, healthcare, admission in educational institution, employment in public-private sector, life and general insurance, as also for maintenance of land records and urban property holdings. आधार का बीज यहाँ है। 20 साल पहले, नहीं, some 20 people have साल got पहले प्रधानमंत्री जी 1 minute. प्रधानमंत्री जी vision- एक मिनट. Now I would like to tell everyone, and what happened to you? Now if you have some problem, go to the doctor, please. Please, ऐसा मत करें. Sit down, Renuka ji. Sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do मैंने that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, See, सभापति जी, I am रेणुका जी को suggesting to आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। Control your members, please. You control your members. I have to control everybody. No, Mr. Anand Sharma ji, is not the way. This unruly behavior cannot be appreciated. And the entire country is watching us. We should not become a laughing stock of the country. कोई हंसे तो अच्छा नहीं है, हंसना नहीं है। लोग हंस रहे हैं वो देखना है हमको देख के। Please. 20 Nothing साल will go on पहले record. ये विजन 20 साल पहले ये विजन अटल बिहारी वाजपेयी का था, लेकिन कांग्रेस कहती है आधार उसने शुरू किया तो भी हमें आपको क्रेडिट देने में तकलीफ नहीं है। आधार आपका, हमने दल से आगे देश को रखा है और हमारे निर्णय का आधार देश हित रहता है। आज क्रेडिट लेने के लिए आप बेताब हैं, बहुत स्वाभाविक है। एसआईटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, आपने 3 साल तक उसका निर्णय नहीं किया। ये क्रेडिट आप ही को जाना चाहिए। और हमने पहला एसआईटी गठन किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि तो हमारे सामने समय विषय आया था। काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने का क्रेडिट भी कांग्रेस स्वीकार कर ले। कांग्रेस ने 28 साल तक बेनामी संपत्ति कानून को लागू नहीं किया, उसकी क्रेडिट भी आप ले लीजिए।
और अब तक 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति, आपको पता होना चाहिए माननीय आनंद जी, आप लंबे अरसे तक यहां बैठे हैं और बोलने की आपकी एक विशेष स्टाइल भी है। हाँ, और आप तो बर्फ का छुरा बना करके भौंक सकते हैं, पता भी न चले। लेकिन ये बेनामी संपत्ति का कानून 28 साल पहले पारित हो चुका, सभी सदनों में पारित हो चुका था, लेकिन उसके रूल्स नहीं बनाए, नोटिफाई नहीं किया और अटका हुआ था। किसने रोका है? ना कोई विपक्ष नहीं था जिम्मेवार। जानकारी के लिए उसमें मुझे अच्छा लगा, आप जैसे विद्वान को भी कुछ। अब तक 3500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। अब आपके काल के में खंड में इतनी बेनामी संपत्ति बनी तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए, क्रेडिट तो मिलना चाहिए। आपके लिए ये सारी क्रेडिट है। सारी दुनिया बदली है, सॉल्वेंसी कोड, बैंकरप्सी लॉ। मैं नहीं मानता हूं ये कोई ज्ञान नहीं था आपको, लेकिन आपको क्रेडिट जानी चाहिए कि बहुत लोगों के लाभार्थ आपने इसको नहीं बनाया। क्रेडिट आपको जानी चाहिए। देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ग्लोबल कम्युनिटी को भारत के प्रति विश्वास पैदा हो, भारत के नियम और कानूनों के प्रति विश्वास पैदा हो, हमने ये निर्णय किए। वन रैंक वन पेंशन 4 दशक तक देश की आंख में धूल झोंकते रहे, और 500 करोड़ का बजट, 500 करोड़ का बजट देकर के चुनाव में चले गए तो हवा बन चुकी थी। क्या करें? अब जब हम आए तो हमें देखा कि रिकॉर्ड तक नहीं थे, कि इस चीज की बारीकी से अध्ययन तक नहीं हुआ था। और जब हमने ये लागू किया, 11,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। 11,000 करोड़, आप 500 करोड़ से कैसे देते? तो अब ये सारी क्रेडिट आप ही को जाएगी। जीएसटी के लिए मध्यरात्रि को समारोह हुआ, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सभी दल आए और आपको ये लगा कि कहीं ये हमारे को क्रेडिट मिल जाएगी। और आप मानो या ना मानो, ये आप जो कुछ भी कर रहे हो, जीएसटी के संबंध में इसकी जितनी नेगेटिविटी है वो आपके खाते में जमा हो रही है और होती रहेगी और देश के दिमाग में फिट हो जाएगा। आप लोग सोचिए कि ये क्रेडिट कोई ले न जाए इसकी चिंता, और खुद की क्रेडिट मिलती रहे। अब नीम कोटिंग की बात आई, आपकी तरफ से कहा गया हमने शुरू किया था। देखिए, चीज आप आधी अधूरी शुरू करके छोड़ दें और आप उस पर कैप लगा दें, इससे आगे नहीं जाना है, तब उस योजना का लाभ होने से नुकसान ज्यादा होता है। आखिरकार नीम कोटिंग के पीछे 2 विषय थे जो आपको भी ज्ञान था। एक, यूरिया की ताकत में वृद्धि होती है, इसलिए किसान को कम यूरिया से काम चल सकता है। दूसरा, क्वालिटेटिव चेंज आता है ताकि उत्पादन में वृद्धि होती है, ये मानी हुई बात थी। और दूसरा, यूरिया किसानों के पास जाने के बजाय ये कारखानों में चला जाता था, बिल किसान के नाम से पड़ता था, सब्सिडी किसान के नाम पे कटती थी और चला जाता था कारखानों में। अगर 100% नीम कोटिंग होता है तो ये किसी कारखाने में काम नहीं आएगा, आपको भी पता था। 35% करने के बाद 65% का दरवाजा किसके लिए खुला रखा? ये क्रेडिट मैं किसको दूं? और इसलिए मैं समझता हूं कि 100% के पीछे हम लगे। इतना ही नहीं, इंपोर्टेड जो यूरिया आता है उसको भी आने से पहले उसका नीम कोटिंग होता है। ये इसलिए कि, और उसी का परिणाम है कि आज यूरिया की कोई किल्लत नहीं होती है। वरना मैं जब मुख्यमंत्री था, मुझे हर वर्ष 2-3 चिट्ठी प्रधानमंत्री को यूरिया के लिए लिखनी पड़ती थी। मैं यहां आया तो शुरू में सभी चीफ मिनिस्टर से यूरिया ही चिट्ठी आती थी। अब आज एक चिट्ठी नहीं आती है, न कहीं लाठीचार्ज होता है, यूरिया लोगों को मिल रहा है। तो चीजें बदली जा सकती हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, कभी कभी राजनीति इतनी हावी रहती है, और ये बात सही है, बार बार चुनाव का नतीजा है कि योजना पूरी बनी हो न बनी हो,
हम पत्थर जड़ देते हैं, फीता काट देते हैं, तख्ती लगवा देते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ? आप देखिए, हमें रेलवे के बजट में घोषणाएं बंद करनी पड़ी। अभी तो रेलवे का बजट मंजूर हो गया, लेकिन क्यों? जब मैंने देखा कि पुरानी सरकारों ने 1500 से ज्यादा ऐसी रेलवे की योजनाएं घोषित कर दी थी जिसको बाद में कोई देखने वाला ही नहीं, ऐसे ही हो गई घोषित। उस दिन हाउस में तालियां पड़ गई, किसी अखबार में छप गया, उस एमपी ने घर जाकर के माला पहन ली, बात पूरी हो गई। ये कल्चर से देश का बहुत नुकसान हुआ है। और आप हैरान होंगे जी, मैंने एक प्रगति टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इनिशिएटिव लिया और मैं खुद सारे रुके पड़े प्रोजेक्ट का रिव्यू करने लगा। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं ऑनलाइन, भारत सरकार के सभी सचिव होते हैं, और मैं ऑनलाइन सबके साथ बैठता हूं। आप हैरान होंगे जी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं जो 30 साल 40 साल पहले तय हुए, शिलान्यास हो गया, बाद में कागज पर उसकी लकीर भी नहीं खींची गई। ऐसे अब मैं एक एक को रिव्यू करना लगा, सब डिपार्टमेंट को इकट्ठा। मैंने ये नहीं कहा कि पुरानी सरकार था, मेरी क्या जिम्मेवारी, जी नहीं। आखिरकार ये देश है कंटिन्यूटी। सरकारें आए जाएं, आप बैठे, कोई बैठे, दूसरा बैठे, तीसरा बैठे, हम कोई इसको तो रोक नहीं सकते, लोकतंत्र है। लेकिन सरकार में ये भाव से नहीं चलता भाई ये तो जयराम रमेश के समय हुआ था, नहीं मारो ताला, ऐसा नहीं होता है जी। हमने खोजा, आप हैरान हो गए, 9 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे मैंने अब तक क्लियर किए हैं। सारे मिनिस्ट्री को बिठाए, मैंने कहा भाई जो भी हो 30 साल 40 साल पुराने। अब यही प्रोजेक्ट उस समय हो गया होता तो शायद कुछ हजार करोड़ों में हो जाता, लेकिन आज 9 लाख 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बन गए जी। और इसलिए ये काम जो हम कर रहे हैं, सरकार आपने भी चलाई है, हम भी चला रहे हैं, और जो भी सरकार में बैठता है उसको चलानी ही होती है, उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन इन चीजों को अच्छे ढंग से चलाते, और ये जो और सब जगह पे पत्थर हैं, आप लोगों के नाम है, सब है। अब तो शायद पत्थर लोग चोरी भी करके गए हैं, लेकिन क्रेडिट सब आपको जाता है, योजना है आपकी है जी। अब यहां हमारे आजाद साहब ने फूड सिक्योरिटी बिल की बात कही और डेट के साथ बोले। मैं आपसे, कोई भी पूछेगा जी, आपने जो डेट दी, हम तो उसके बाद आए, 1 साल बाद आए, 1 साल में आपने क्यों लागू नहीं किया? और आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको पता होना चाहिए कि केरल जहां आपकी सरकार थी उसने इसको स्वीकार नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा था, लेकिन अब आप वो भी हमारे सर पर डाल देते हो। आपने करना चाहिए था, और मैं मानता हूं कि जो हम निर्णय करें उसको पूरा करने की तैयारी के साथ करना चाहिए। अब फर्टिलाइजर के कारखाने खोलने के लिए तो आप कह रहे हैं हमारे समय हुआ, हमारे समय हुआ, हमारे समय हुआ, लेकिन बंद भी तो आपके समय हुए, हजारों लोग बेरोजगार भी तो आपके के समय हुए, उसकी भी तो क्रेडिट लीजिए। और इसलिए आज हम उसको अगर लागू कर रहे हैं और नीतिगत बदलाव करके कर रहे हैं जी। आज देखिए, हमने यूपी में गोरखपुर, बिहार में बरौनी, झारखंड में सिंदरी, ये यूरिया के कारखाने जो बंद पड़े थे उसको तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं हम। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन, उसके साथ हमने उसको जोड़ा, ये नीतिगत बदलाव किया ताकि उनको गैस मिल जाए तो शायद उस कारखाने को चलाने में सुविधा हो जाएगी। और ये वो इलाका है देश का जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था कहे तो पूर्वी भारत के विकास की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और ये वो स्टेट नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहर रहा है। देश के लिए जरूरी है कि पूर्वी भारत के राज्यों का विकास होना चाहिए, देश का संतुलित विकास होना चाहिए। ये बिल्कुल सीधी सादी डेवलपमेंट की थियरी के आधार पर हम काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। हमारे माननीय सदस्य श्रीमान अमित भाई शाह का भाषण हुआ और मुझे अच्छा लगा कि आजाद साहब ने उसमें से ये खोज के निकाला कि आप इतना भाषण बोले, सरदार पटेल का नाम क्यों नहीं बोले?
मुझे अच्छा लगा कि आपने सरदार साहब को याद किया। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में हमारे बाबू भाई बैठे हैं यहाँ, सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के हर लिटरेचर में सरदार साहब थे। मुझे इतना अच्छा लगा, चलो बहुत सालों के बाद ये भी दिन आया। लेकिन और मैं सोचता था कि ये परंपरा बनी रहेगी, लेकिन गुजरात का चुनाव समाप्त हुआ और यहां आपके पार्टी का कार्यक्रम था। अभी भी आप पुराने चित्र देख सकते हैं, बैकड्रॉप पर कहीं सरदार साहब नहीं है, एक हफ्ते में। और उस समय अखबारों ने लिखा कि एक सप्ताह के बाद ही आपके यहां कार्यक्रम हो रहा है और सरदार साहब गायब है। और यह भी याद कीजिए, हम सरदार साहब का नाम देना हमारे अध्यक्ष जी ने उल्लेख नहीं किया, वो आपने उपयोग करने की कोशिश के लिए ये भी याद करें कि सरदार साहब को और बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला, इतना समय बीच में क्यों चला। और इसलिए आप चर्चा करें, आरोप करें, और ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाहर का विषय था, लेकिन फिर भी आपने उठाया तो अच्छी बात है, उठाया। लेकिन जब आप इसे उठाते हैं तो चार उंगलियां खुद के तरफ होती हैं, ये आप न भूलें। यही मेरा आप हैरान होंगे जी, आपने इस प्रकार से काम हुए हमारे देश में, हो सकता है शायद आपकी कार्यशैली में इस प्रकार से बारीकियों में जाने का शायद स्वभाव नहीं होगा। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा, और इसके कारण आजाद साहब भी मुख्यमंत्री रहे तो पता है कि बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। शरद राव लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है कि बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री इधर उधर नहीं जा सकता, उसको बहुत डिटेल में चीजें, तो हम सब जो मुख्यमंत्री रहे उनको पता है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री तो बहुत कम आते हैं तो छोटे से डिपार्टमेंट लेकर के रहते हैं। मेरे जिम्मे एक बड़ा काम आ गया है और इसलिए मेरी वो आदत मुझे काम आ रही है। हमारे देश में पिछले वर्षों जो सिंचाई के प्रोजेक्ट हुए जी, डैम बन गया होगा, लेकिन ये पानी क्यों है, खेत के लिए है। हमने कैनाल नेटवर्क ही नहीं बनाया 40-40, 50-50 साल। यानी कोई कल्पना कर सकता है कि 6 मंजिला मकान बनाएं और स्टेयरकेस भी ना हो, लिफ्ट भी ना हो। ऐसे ऐसे काम हुए। मैंने उसमें से 99 को आइडेंटिफाई किया, हजारों करोड़ रुपए की योजना से काम चालू किया, उस पानी किसानों को पहुंचे उस दिशा में काम किया है, और 50 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी योजनाएं जल्दी से पूरी हो जाए उस दिशा में काम चल रहा है। सवाल है, आपने बनाया, अच्छा काम किया, अच्छा किया, लेकिन सोच अधूरी, काम अधूरी, और रुपये गए, काम परिणाम नहीं मिला। और अच्छा होता अगर कॉम्प्रिहेंसिव होता, इंटीग्रेटेड अप्रोच होता, होलिस्टिक व्यू होता, तो आप ही के कालखंड में जो काम हुए हैं उसने भी अगर पूरे किए होते तो देश का भला किया होता। आपने नहीं किया, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ करने जैसे काम कैसे करने चाहिए उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई। जिनको शासन करने का अवसर मिला है उन लोगों का दायित्व बनता है कि चीज, और इसलिए देखा होगा हमने आकर के एक बड़ा बदलाव किया। हमने हमारे देश में ज्यादातर बजट एलोकेशन होना, यानी वहीं से ज्यादातर संतोष माना जाता है, ताली बज जाती है, वो एलोकेट हो गया। आउटले के तरफ देखने वाली संख्या बहुत कम है, आउटपुट पर देखने वाली उससे भी कम है, और आउटकम की तो चर्चा ही नहीं होती थी। हमने पूरा वर्क कल्चर ऐसा बना दिया। इस सरकार ने आग्रह रखा है और पार्लियामेंट में रखते हैं आउटकम रिपोर्ट, ताकि रुपया जिस काम के लिए निकला था
उसी काम में गया कि नहीं गया, और इसलिए आउटकम पर बल देने की दिशा में हमारा प्रयास रहना चाहिए। अब किसानों की आमदनी बढ़ाने का विषय की यहां चर्चा हुई है। मैं हैरान हूं कि किसान की आमदनी डबल होने में किसको इतराज हो सकता है? कोई इतराज नहीं हो सकता है। और हम इसलिए नहीं कि उसके साथ कोई राजनीति है, यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के दिल में है कि भाई ये एक ऐसा काम है जिसको हमने करना चाहिए। अब ये कैसे होगा? जमीन के टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं, परिवार की संख्या बढ़ती है। अगर उसकी 10 बीघा जमीन है तो बच्चों में बढ़ जाती है तो 2 बीघा 1 बीघा पे आ जाता है, तो कठिनाई है। तो हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, एग्रोटेक की तरफ जाना ही पड़ेगा, हमने मॉडर्नाइज होना ही पड़ेगा। और ये अगर हम करते हैं तो बदलाव होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रयास है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन एक प्रयास है, स्प्रिंकलर। अब एक जमाना था हमारे देश में किसान फ्लड इरिगेशन के बिना शुगर केन हो ही नहीं सकता, इस कन्विक्शन वाला था। वो यही मानता था कि गन्ने की खेती के लिए तो बिल्कुल खेत लबालब पानी से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन अनुभव से, मैं तो गुजरात में था, मेरा तो कंपल्सरी नियम था, स्प्रिंकलर से शुगर केन हो रही है और शुगर कंटेंट का लेवल बहुत ऊंचा आया है। अब धीरे धीरे देश भर में तो पानी बचेगा। अब ये ऐसे कई प्रयोग है। पहले अब हमें सबको मालूम है, केले की खेती जो करते थे, केले की खेती करने वाला, केले का फल मिलने के बाद वो जो उसका थड़ खड़ा रहता है उसको निकालने के लिए उसको पैसा देना पड़ता था। एकड़ पर 5,000, 10,000, 15,000 खर्चा आता। हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को काम दिया और केले के थड़ में से उसने फाइबर बनाया और फैब्रिक्स बनाया और कपड़े बनाए और बहुत बढ़िया क्वालिटी के कपड़े बन रहे हैं। इतना ही नहीं, जहाँ सूखी भूमि है वहां अगर उसको काट करके डाल दिया तो 90 दिन तक बिना पानी वहां पेड़ पौधे आगे बढ़ सकते हैं। अब आज जो वेस्टेज था वो वेल्थ में क्रिएट हुआ और आज उसको लेने के लिए लोग आते हैं और उसका 10,000, 15,000 रुपए एकड़ का दे रहे हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसी पर हम बल दें तो भी हम उनकी इनकम में मदद कर सकते हैं। और देश में भी अब शुगर, हमारे यहां शुगर ज्यादा हो जाए तो भी किसान मरेगा, कम हो जाए तो भी किसान मरेगा। शुगर ज्यादातर किसानों के द्वारा चली हुई फैक्ट्रियां हैं। अब हमने इथेनॉल 10% कर दिया और उसके कारण जिस समय ये प्रेशर आएगा, कारण कि शुगर के मार्केट पर ग्लोबल इंपैक्ट रहता है, तो इथेनॉल पर डाइवर्ट करेंगे तो किसान को सुरक्षा की संभावना होगी। हमने किसान संपदा योजना ली, हमें मालूम है लाखों करोड़ों रुपया हमारा इसलिए बर्बाद हो रहा है कि खेत से लेकर के मार्केट तक की चेन हमें कई वीक पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के वीक पॉइंट है। हमारा बीज से बाजार तक का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होगा, तब जाकर के प्रयास होगा। और इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इनाम योजना हो, करीब इनाम योजना अभी तो प्रारंभ हुआ है। कई राज्य हैं जिन्होंने अभी भी अपने एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना चाहिए, नहीं किया है, लेकिन करीब करीब 36,000 करोड़ रुपए का कारोबार इनाम के ऊपर किसानों ने ऑनलाइन बिक्री करके किया है। 36,000 का कारोबार अपने आप में बड़ा होता है और एक शुभ शुरुआत है। वो मैं समझता हूं काफी आगे जाएगी। हमें वैल्यू एडिशन पर जाना पड़ेगा। किसान अगर हरी मिर्च बेचता है तो बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर मिर्ची लाल होती है, लाल होकर के पाउडर होती है, पाउडर होकर के पैकिंग होता है और वो भी अच्छे ढंग से ब्रांडिंग होता है तो किसान को आय बढ़ती है। हमने वैल्यू एडिशन पर भी जाना होगा। हमारे किसान की अलाइड एक्टिविटी, आज खेत के अंदर सोलर एनर्जी का फार्म जोड़ा जा सकता है, किसान की आय बढ़ा सकता है। सोलर पंप उसकी बिजली भी पैदा कर सकता है, सोलर पंप चला सकता है, डीजल का खर्चा कम कर सकता है, बिजली का खर्चा कम कर सकता है और वो बिजली राज्य सरकारें खरीद भी सकती है, तो उसका एक बहुत बड़ा खर्चे का कमी होगी। आज हमने बांबू 90 साल से, आपका दोष नहीं है, 90 साल से कानून बना दिया कि ये तो ट्री है, कोई काट नहीं सकता है, जबकि सारी दुनिया में बांबू घास है। अब ये आपने करना चाहिए तो चलो क्रेडिट आपको जाता है। हमने सोचा, हमने उठाया, आज हमने बांबू को ग्रास की कैटेगरी में रखा। आज किसान अपने खेत के बॉर्डर पे बांबू की खेती कर सकता है। बांबू की खेती से उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं है, वो अतिरिक्त है।
और बांबू, आज हिंदुस्तान हजारों करोड़ का बांबू इंपोर्ट करता है। हम दियासली के लिए बांबू बाहर से लाते हैं, पतंग के लिए बांबू बाहर से लाते हैं, अगरबत्ती के लिए बांबू बाहर से लाते हैं। एक छोटा सा निर्णय है, ये किसान की आय बढ़ाने की ताकत रखता है। हमारा किसान मधुमक्खी, अब मैं हैरान हूं जी, मधुमक्खी के क्षेत्र में कितना काम हो सकता था, हम उसको नहीं कर पाए। मैं हैरान हूं क्यों नहीं कर पाए। इन दिनों हमने 4 वर्ष में 11 इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर खड़े किए हैं और शहद के उत्पादन में 38% इंक्रीज हुआ और यह शहद अब दुनिया के बाजार में जाने लगा है। और सबसे बड़ी बात जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ चली है, दुनिया इको फ्रेंडली लाइफ की तरफ कॉन्शियस हुई है और उसके कारण केमिकल वैक्स के बजाय बी वैक्स की मांग बढ़ रही है। हमारा ये हनी बी का काम इतनी बड़ी मात्रा में बी वैक्स को बल दे सकता है कि जिसके कारण आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और हमारा किसान साइड में एक पेड़ के नीचे काम करके कर सकता है। पशुपालन, फिशरीज, पोल्ट्री, वैल्यू एडिशन, ऐसी कई चीजें हैं जिसको अगर हम एक साथ जोड़ करके किसान के घर तक पहुंचाएंगे, मैं नहीं मानता हूं कि किसान की आय दोगुनी करने में कोई दिक्कत हो सकती है, किसान को ताकत मिल सकती है। प्रयास हम सबने करने होंगे और हम सब प्रयास करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा और हमारा उस दिशा में प्रयास रहना चाहिए। ठीक है, प्लीज प्लीज, ठीक है, प्लीज, you have said it, please. Please. Right, only walk out, no talk out. आज Please. हमारे देश Go. में Right. Yes. स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, जनधन योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मजाक उड़ाया जा रहा है, काले धन पर हो रही कार्रवाई का मजाक उड़ाया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। Please. लेकिन अब आप मुझे बताइए, ओबीसी कमीशन को संविधान दर्जा मिले, कौन इसका विरोध करना चाहिए? कोई कारण था? इतने सालों से मांग थी, आपकी कोई मजबूरियां होगी, नहीं लाए। इस सदन में हमने इसको इस कमेटी में डालो, उस कमेटी में डालो, लटका पड़ा है। क्या हम इस काम को नहीं कर सकते? अब बैठिए, 3 तलाक, अब बैठिए प्लीज। ये तरीका वो This is not, आपको अमित भाई ने जवाब दे दिया। आपको जवाब, ये आपका, This will not go on record. ये This will not go on record. खुला विरोध करने की जब हिम्मत नहीं होती है, जनता जनार्दन को फेस करने की ताकत नहीं होती है। आज जो ओबीसी समाज के अंदर जो एस्पिरेशन जगे हैं, आज जो ओबीसी समाज जागरूक हुआ है, ओबीसी अपने हकों के लिए मैदान में आया है और आपकी राजनीति खुले आम बात बोलने की हिम्मत नहीं करती है, इसलिए बहानेबाजी करके कर रहे हो। लेकिन इस देश का ओबीसी समाज देश को देने वालों में से है। वो अगर अपना हक मांगता है तो मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति छोड़ करके और नई नई चीजें जोड़ने के नाम पर रोकने का प्रयास करने के बजाय इसको पारित करें। 3 तलाक, अगर आपको लगता है कि 3 तलाक के विषय पर आप जिस प्रकार का कानून चाहते हैं, किसने रोका था आपको? 30 साल पहले मामला आपके हाथ में आया था, आपको जैसा चाहिए बनाना था, करना तो था, लेकिन आपकी राजनीति, आप ही के एक मंत्री का भाषण था हाउस में, 3 तलाक क्यों जाना चाहिए। लेकिन जब चारों तरफ से आवाज उठी, राजनीति आई, वोट बैंक खतरे में पड़ गया और अचानक से उस मंत्री को भी जाना पड़ा और उस मिशन को भी जाना पड़ा। और इसलिए और जो कारण दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के हर क्रिमिनल कानून के अंदर जहां सजा है, जो लॉजिक दे रहे हैं लागू हो सकता है कि भाई उसने किसी की हत्या की,
घर का इकलौता बेटा है, 30 साल की उम्र है, बूढ़े माँ बाप है, अब उसको जेल जाने का कानून क्यों बनाया? बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे? हिंदू दो शादी करे, वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो, तब आपको विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे? है सजा। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कोई भी इसको अध्ययन करेगा तो उसको आश्चर्य होगा कि आप किस बात की बात कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है शायद हमारे नरेश जी ने बड़ी हमदर्दी दिखाई थी कि वो चीरहरण कर रहे थे, वो तो कहना कठिन है, लेकिन बहुत कुछ कह रहे थे। भय, जेल, हम तो भुक्तभोगी हैं। 15 साल तक तुलसी जी यहां बैठे हैं, 15 साल तक क्या कुछ झेला है हमें मालूम है। लेकिन कानून का काम करे कि ना करे। और आप यहां कहे किसी के बेटे को फंसाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, ढीकना किया जा रहा है, और क्या मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें करना कानून का उपहास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग? कानून तय करेगा क्या होगा। और इसलिए मुझे जब आप कहते हैं मदद करो, ऐसे समय मदद करो, एक कवि दुष्यंत कुमार की कविता के शब्द हैं, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। महिलाओं पर अत्याचार, मैं नहीं मानता हूं महिला पर अत्याचार ये कांग्रेस, बीजेपी, डिगली पार्टी, फलानी पार्टी का विषय है, हो ही नहीं सकता। और जो चिंता आपने जताई है वो चिंता बहुत स्वाभाविक है, जो आजाद साहब ने बताई। और इसलिए मैंने हिम्मत की थी लाल किले पर से कहने की कि बेटियों के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन कोई तो पूछो बेटा शाम को देर से घर क्यों आता है? कोई तो पूछो बेटा कहां जाता है, किसको मिलता है? कोई तो चिंता करे कि बेटों को भी तो संस्कार करने की जरूरत है। क्या हम सब एक स्वर से उन माताओं को झकझोर नहीं सकते, उन पिताओं को झकझोर नहीं सकते, उस शिक्षकों को नहीं झकझोर सकते कि आखिर किसी न किसी का तो बेटा है जो किसी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहा है? किसी के न किसी का तो बेटा है। क्या हम सब एक स्वर में इस विषय पर समाज, और आखिरकार ये सामाजिक दूषण है, और उसमें जितने ज्यादा हम मिलकर के करेंगे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमने इन सारी चीजों में उज्ज्वला योजना, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा काम, लेकिन हमने भी ये सोचना होगा। और मैं तो चाहूंगा, मैं इस सदन से माध्यम से देश के स्टार्टअप वालों से खास आग्रह करूंगा, क्लीन कुकिंग, ये हम मिशन मोड में काम देश में करना चाहिए। और हो सके तो सोलार आधारित नए ऐसे चूल्हे इनोवेट हो, ऐसे इनोवेशन हो, ताकि गरीब को खाना पकाने का एक नया पैसा खर्चा ना हो, और गैस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी बच जाएं, और अपने ही घर में सोलार की व्यवस्था हो, और आधुनिक ऐसे इनोवेशन से चूल्हे बन सकते हैं। क्लीन कुकिंग ये हमारे समाज जीवन के, एनवायरमेंट के लिए, उन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और ये कोई राजनीतिक एजेंडा के कार्यक्रम नहीं है, देश हित के काम है। हम मिल बैठ करके इसको आगे बढ़ाएं। अब वहां चर्चा हुई कि स्वच्छ भारत की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इतना हुआ। मैं चाहता नहीं हूं किसी को बुरा लगे ऐसी कुछ बात बताने के लिए, लेकिन आप सरकार में रहे हैं, आप सार्वजनिक जीवन में जीते हैं,
शौचालय, स्वच्छता, ये विषय जितनी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है उससे ज्यादा बिहेवियरल इश्यू है, आदत का विषय है। और इसलिए दुनिया में इस विषय के अध्ययन करने वाले हर किसी ने ये कहा है, आप जब सरकार में थे तब भी इसी पर फोकस था कि जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं आता है इसमें ब्रेक थ्रू नहीं होता है। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो सरकार के कार्यक्रमों की जगमगाहट नहीं है, बिहेवियरल चेंज के लिए छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोगों को शिक्षित करने का काम हो रहा है। और ये कहने से पहले हम ये न भूलें कि इस गरीब आदमी के पैसों से, खजाने में आए हुए पैसे परिवार के कुछ लोगों के जन्मदिन पर अखबारों में एक एक पेज की एडवर्टाइजमेंट छपा करती थी। कितने रुपये, देश का हिसाब लगा दीजिए, एक ही परिवार के लोगों के जन्मदिन पर कितने एडवर्टाइजमेंट के रुपये खर्चे हुए, चौंक जाएंगे। और ये बिहेवियरल चेंज के लिए है और हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आपकी भी जहां राज्य सरकारें हैं उनको भी आप कहिए कि बिहेवियरल चेंज के लिए बजट अलॉट करें, लोगों को शिक्षित करें। ठीक है, आप अभी बैठ जाइए प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए। नहीं प्लीज, दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी? व्हाई आर यू सेटिंग अप प्लान प्रेसिडेंट? प्लीज, when nothing is going on record, why should you waste your energy सभापति जी and set up a bad precedent? It's a bad precedent. सभा हमारे It's a bad precedent, please. हमारे राष्ट्रपति जी ने It's a bad precedent, please. It's bad precedent. 100 times it is bad precedent. हमारे राष्ट्रपति जी ने Interrupting a speaker and steadily getting up without the permission of the chair is a bad precedent. Yes, afterwards. Using the you यहाँ word पर also understand. हमारे माननीय आजाद साहब ने बोफोर्स के मुद्दे को कड़ा विस्तार से कहा और बड़ी क्रेडिट लेने की कोशिश की। मैं एक कोट पढ़ना चाहता हूं। ये कोट कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री और बाद में निर्विवादित राष्ट्रपति श्रीमान आर वेंकट रामन जी की आत्मकथा का हिस्सा है। आत्मकथा है जब मैं राष्ट्रपति था, आर वेंकट रमन जी का। उन्होंने लिखा है, उन्होंने JRD टाटा से मुलाकात हुई और उस मुलाकात का ब्यौरा उन्होंने किताब में लिखा है। और लिखा है, टाटा ने कहा तोप और दूसरे रक्षा सौदों में राजीव गांधी या उनके परिवार को लाभ हुआ या न हुआ हो, लेकिन इसको नकारना मुश्किल होगा कि कांग्रेस पार्टी को कोई कमीशन नहीं मिला। उन्हें लगता था कि 1980 की बाद से, ये मैं वेंकटरमन जी की किताब पढ़ रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। उन्हें लगता था कि 1980 के बाद से उद्योगपतियों से चंदा नहीं मांगा गया है और पार्टी का खर्चा ऐसे सौदों से पर मिलने वाले कमीशन से चलता है। और इसलिए ये तो आर वेंकटरमन जी थे, बड़े वरिष्ठ नेता रहे आपके और राष्ट्रपति थे। यहां पर कभी परिवारवाद की बात आई तो बड़ा दुख हुआ और नुकसान हुआ, गुस्सा भी होता है, बहुत स्वाभाविक, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप में से किसी की राजनीति को चोट पहुंचे। मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन
आप ही के एक महाशय जिनका मीडिया में रिपोर्टेड चीज है, उन्होंने क्या कहा, सल्तनत गॉन, बट we behave like sultans. सुल्तानी तो गई, लेकिन हम अभी भी सुल्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं जयराम रमेश जी के इस खुलेपन के लिए तो बधाई देता हूं। निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, देखिए महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव मध्यम वर्ग पर होता है। और पहले महंगाई कहां तक पहुंची थी वो आप सब जानते हैं। हमने कोशिश की है कि महंगाई 2 से 6% के बीच नियंत्रित रखें। अगर जिस तेजी से, जिस क्रम से महंगाई बढ़ रही थी, इसी क्रम से चलती तो आज मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग का जीना कितना मुश्किल हो जाता, ये आप कल्पना कर सकते हैं। इन कदमों से उनके जीवन को सुरक्षित करने का काम, मध्यम वर्गीय परिवारों को बचाने का काम हमने किया है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक के ब्याज दर में कटौती करके, उसको सब्सिडी दे करके उसको प्रोत्साहित करने का बड़ा महत्वपूर्ण काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें नई कैटेगरीज हमने निर्माण किए हैं और घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज में 4% की छूट दी है। ये मध्यम वर्ग जिसकी अपना खुद का घर हो, एस्पिरेशंस होता है, ये पूरा करने का काम हुआ है। और 12 लाख रुपए तक का मकान है तो 3% ब्याज में रियायत देने का काम किया है। उसी प्रकार से गांव के अंदर पुराने घर है, अब परिवार बड़ा हुआ है, उसको थोड़ा विस्तार करना है, 1 कमरा बनाना है, 2 कमरे बनाने हैं, तो 2 लाख रुपए तक कर्ज में हमने 3% रियायत दी है। ये सारी चीजें मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए बहुत काम आने वाले विषय है। उसी प्रकार से रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, रेरा, आज उसने जो मध्यम वर्ग का मानवी मकान बनाने में जो चिंतित रहता था, एक सुरक्षा प्रदान की गई है। हमने कई उसमें नियम किए जिसका लाभ सामान्य मानवी को, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसमें कंज्यूमर एम्पावरमेंट पर भी बल दिया है। लोगों को सस्ती दवा मिले, भारतीय जन औषधि और 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत सस्ते में दी हैं। और आपने देखा होगा जो लोग उन दवाइयों से का अनुभव कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनका 60-70% खर्चा कम हुआ है। नी प्लांट्स नए ऑपरेशन करवाने हैं, खर्चा कम किया, स्टैंड का खर्चा कम किया। डायलिसिस, हमारे देश में इन दिनों किडनी की समस्या इतनी उजागर हुई, लेकिन हमारे यहाँ रूटीन व्यवस्था में डायलिसिस के लिए उसको या तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या तो बड़े शहर में जाना पड़ता था। हमने एक मिशन मोड में काम किया, करीब 500 से अधिक जिलों में बहुत ही नॉमिनल चार्ज से ये डायलिसिस का मूवमेंट चलाया है। अब तक वहां तक पहुंचे हैं और अब तक की मेरी जानकारी है करीब 22 लाख से ज्यादा डायलिसिस के सेशन हुए। ये सारे मानवता की दृष्टि से करने वाले काम हैं जिसको हमने बल दिया है। एलईडी बल्ब के कारण क्या लाभ हो रहा है वो आप भली भांति जान रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए मध्यम वर्ग के जेब में बच रहे हैं, करीब 15,000 करोड़ रुपया
बन रहा है। एक विषय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है और मेरा उस विषय में मत है कि कोई सरकार का काम नहीं है और न ही ये किसी दल का काम है। देश की जिनकी चिंता है ऐसे सब लोगों का काम है और इस सदन में बैठे हुए हर किसी का काम है और सबका बराबर काम है। और वो विषय राष्ट्रपति जी ने स्पर्श किया। पहले प्रणब दा राष्ट्रपति थे तब उन्होंने भी उल्लेख किया था और पहले भी कई लोगों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं और वो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ करवाना। ये ठीक है, राज्यसभा में जो आते हैं उनको ये चुनाव की आपाधापी क्या होती है, उन जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों करके आए उनको पता है, कुछ लोग पराजित होकर के बाद में राज्यसभा पहुंचते हैं, वो उनको भी उस अनुभव है क्या कठिनाई रहती है। लेकिन कभी सोचना होगा कि एक स्वस्थ परंपरा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र काफी मैच्योर हुआ है, हम सब हिम्मत करके एक स्वस्थ परंपरा की दिशा में हम जा सकते हैं क्या। और मैं चाहता हूं 1967 तक ये चला है, लोकसभा विधानसभा साथ हुए, लगभग 1967 तक ये चला है। उसमें एक आध दो शायद अपवाद हो सकते हैं, लेकिन चला और उस समय कोई तकलीफ किसी को हुई नहीं। लेकिन बाद में किसी न किसी राजनीतिक कारणों से असंतुलन पैदा हुआ और आज हम देखते हैं एक चुनाव आया, पूरा हुआ कि दूसरे की तैयारी हो जाती है, दूसरा पूरा हो तीसरा, और उसका दबाव केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर रहता है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक सुखद एटमॉस्फेयर होना चाहिए। चुनाव के 4-6 महीने हम समझ सकते तू मैं चल जाए, लेकिन 4-4.5 साल तो कम से कम हम मिल बैठ करके देश के लिए काम कर सके, हमारी पूरी शक्ति काम में लगे, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उस दिशा पर एक व्यापक चर्चा हो। और आप देखेंगे अब जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 4 राज्य उसके साथ हैं, आंध्र, तेलंगाना, अरुणाचल और उड़ीसा। कठिनाइयां क्या है वो हम भली भांति जानते हैं। 2009 में करीब 1000 करोड़ खर्चा हुआ लोकसभा के चुनाव में। 2014 में ये करीब 4000 करोड़ पहुंचा, 1000 से 4000। इतना ही नहीं, 2014 के बाद जो असेंबली के चुनाव हुए उसमें अब तक करीब 3000 करोड़ खर्चा हुआ। अब ये हम कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसा देश जहां गरीबों के लिए बहुत कुछ पहुंचाना अभी हमारी जिम्मेवारी है, और हम चुनावों के अंदर हमारे यहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग 9,30,000 पोलिंग स्टेशनों पर उनकी ड्यूटी लगती है। बहुत बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस चुनाव प्रबंधन में ही लगे रहते हैं। सिक्योरिटी के मसले, नई नई चैलेंज उभरती जाती है और हमारा फोर्स बस उसी काम में लगा रहता है। ये पक्षापक्षी से परे का विषय है। देश हित के विषय में हो सकता है इसमें मतभेद भी हो, लेकिन तर्क की चर्चा तू मैं से ना हो, एक प्रामाणिक पवित्रता से हम बहस करें, मिल बैठ के कोई रास्ते खोजें, और मुझे लगता है कि हम इसको आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। हमने बहुत ऐसे निर्णय किए हैं जो बहुत दुनिया के देशों को अजूबा लगता है, इतनी पार्टियां और ऐसा निर्णय हो सकता है, लेकिन यही सदन में बैठे हुए लोगों ने भूतकाल में किए हैं, श्रेष्ठ निर्णय किए हैं, आने वाली पीढ़ियों को लाभ करने वाले निर्णय किए हैं। मैं समझता हूं फिर एक बार दोनों सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों के सामने एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इसको करें। माननीय सभापति जी, कई विषयों पर सभी महानुभावों ने कई विषय कहे हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अपने आप में एक पूर्ण अभिभाषण है। दिशा क्या है, गति क्या है, इरादे क्या है, और सामान्य मानवीय के हितों की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक जितनी समय सीमा रहती है उसमें खाका रख सकते हैं, वो रखने का उन्होंने प्रयास किया है। हम सब सर्वसम्मति से
आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को स्वीकृति दें और धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरा समर्थन देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद